नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल आपके लिए एक बार फिर हाजिर हुआ हूं और देखिए एक नए सब्जेक्ट के साथ हाजिर हुआ हूं। और मुझे विश्वास है कि ये जो सब्जेक्ट है ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे आदमी के साथ लागू होता है और हो रहा है, क्योंकि आज के हम भागते दौड़ते परिवेश को देखते हुए हम ये देख रहे हैं कि ऐसा बहुत सारे भाई बहनों के साथ हो रहा है कि क्यों हो जाता है जातक का तलाक। हमारा विषय है ये और हम इस विषय पे ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए बात करते हैं। और मैं सभी दोस्तों से अनुरोध करना चाहूँगा कि लास्ट तक वीडियो देखें और समझने की कोशिश करें। बहुत ही ज्ञान की बात है, समझ की बात है और मुझे लगता है कि सभी के साथ हो रहा है या हो सकता है, या आपने देखा होगा कि ऐसा हो रहा है कि हर दूसरे तीसरे घर में आए दिन कोई ना कोई तलाक की घटना होती रहती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है सबके लिए। चलिए बात करते हैं। हमने मेष लगन की चार्ट बनाई है। आपकी जन्म पत्री, आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है, मेष लगन से लेकर मीन लगन तक। हमने मेष लगन की जन्म पत्री इसलिए बनाई है दोस्तों, क्योंकि काल पुरुष की ये पहली राशि है मेष लगन। और जैसे एक नंबर यहाँ लिखा हुआ है, आपकी जन्म पत्री में कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी लगन की पत्री हो सकती है आपकी। लेकिन जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उन सभी राशियों में, सभी लग्नों में ज्यादातर ये जो योग हैं, संयोग हैं, ये घटित होते हैं। और अगर कहीं कहीं नहीं होते तो उसके भी काट है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले हम चलेंगे लगन से, कि लगन में पापी ग्रह बैठे हैं। हमारा सब्जेक्ट है तलाक। तलाक होता है पति पत्नी के बीच में, लेकिन लगन और सप्तम दोनों को देखना जरूरी है कि लगन क्या कहता है और सप्तम भाव क्या कहता है। पहले घर में किसी जातक के अकेला मंगल बैठा हो, चौथे घर में मंगल बैठा हो, सातवें घर में मंगल बैठा हो, या आठवें घर में मंगल बैठा हो और 12वें घर में मंगल बैठा हो, तो ऐसे में जातक मांगलिक हो जाता है। ये तो सभी को पता है। लेकिन मांगलिक के अलावा भी कई योग और दुर्योग हैं जिनके कारण ये घटनाएं घटती हैं। और मुझे ऐसा लगता है मांगलिक को तो खाली हवा बना रखा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसका असर तो दाम्पत्य जीवन पे होता है। एक बात। दूसरी बात, किसी भाई बहन के लगन में अकेला राहु है, सप्तम में केतु है, तो भी परेशानी आ सकती है। या लगन में केतु है, सप्तम में राहु है, तो भी परेशानी आ सकती है उस दोस्त को, भाई को, बहन को। शनिदेव लगन में बैठे हैं या सातवें घर में शनिदेव बैठे हैं, तो भी परेशानी आ सकती है। परेशानी कैसी आएगी? आए दिन लड़ाई झगड़ा कलेश, आपस में विचारों का ना मिलना, या और कुछ नहीं तो शादी ही लेट हो जाना, क्योंकि शादी का लेट हो जाना भी एक दाम्पत्य जीवन में खराबी माना गया है। दूसरा, हमने जो 5 ग्रह बिठाए हैं यहाँ पे, जिनमें सर्वाधिक पापी ग्रह है राहु, उसके बाद शनिदेव, फिर मंगल, फिर सूर्य, फिर केतु। मैं ये दिखाना और समझाना चाहता हूं अपने दोस्तों को कि सर्वाधिक पापी ग्रह जो हैं, हालांकि सूर्य पापी नहीं है, सूर्य क्रूर ग्रह है, क्योंकि सूर्य राजा है और राजा को क्रूर होना पड़ता है, किसी भी देश का हो, किसी भी प्रजा का हो। यहाँ पे सूर्य ग्रहों के राजा हैं, तो इनकी जो दृष्टि है वो भी क्रूर है, क्रूरवत। तो राहु केतु और शनि के साथ साथ अगर मान लीजिए लगन कुंडली में सूर्य भी बैठे हैं, तो भी मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, ये ही पोजीशन सातवें घर में होती है। सातवें घर में मंगल बैठ जाए, या शनिदेव बैठ जाए, या राहु अकेला बैठ जाए, या केतु बैठ जाए, या सूर्यदेव बैठ जाए, ये सभी मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, परेशानियों का कारण बनते हैं। लेकिन मैं एक चीज साफ कर देना चाहता हूं कि
कुछ इनके काट भी हैं जिनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं सीधा सीधा उनके बारे में कि ऐसा हो सकता है, ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर केतु यहां बैठेगा तो राहु यहां बैठेगा, डिस्टर्ब करेगा। शनिदेव यहां बैठेंगे या यहां बैठेंगे तो भी डिस्टर्ब करेंगे। मंगल देव यहां बैठेंगे या यहां बैठेंगे तो भी डिस्टर्ब करेंगे मैरिड लाइफ को। और दोस्तों सूर्य जैसे यहाँ पे तुला राशि में नीच के नजर आ रहे हैं, वो इसलिए नजर आ रहे हैं कि हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, किसी भी राशि की हो, अगर सूर्य देव यहाँ बैठे हैं तो भी वो डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है और पश्चिम दिशा का ये घर कारक होता है, सप्तम भाव। और यहाँ पे सूर्य बैठेंगे तो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनेंगे। ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि तलाक हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है शादीशुदा जीवन में कि किसी कारणवश या किसी जॉब के कारण या बिजनेस के कारण पति पत्नी बहुत दूर दूर तक रहते हैं। इसको भी संबंध विच्छेद ही मानेंगे, क्योंकि साल में 6 महीने में 2 साल में पति पत्नी आपस में मिलते हैं, तो जब बहुत दिन बाद मिलते तो काई का अगला। लेकिन फिर भी अगर अलग अलग रहते हैं तो भी परेशानी का कारण वो होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि चौथे घर में मंगल बैठा है, तो चौथे घर में मंगल 7वें घर को देखेगा तो भी परेशानियां देगा, डिस्टर्ब करेगा मैरिटल लाइफ को। उसके बाद दोस्तों शनिदेव 10वें भाव में बैठेंगे और अपनी 10वीं दृष्टि से 7वें घर को देखेंगे तो भी मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। मार्गी होंगे तो 70% डिस्टर्ब करेंगे, और अगर वक्री होंगे शनिदेव तो आप यकीन करें कि 100 के 100% वो डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। शनिदेव की दृष्टियां 3 हैं। सबसे पहले हम शनिदेव के ऊपर चलते हैं, शनिदेव के बारे में बात करते हैं कि किसी के लगन में शनिदेव लगन में बैठे हैं, 7वें घर को देख रहे हैं तो भी परेशानी। 5वें घर में बैठे हैं शनिदेव और पंचम दृष्टि से अपनी तीसरी दृष्टि से 5वें घर में बैठ के तीसरी दृष्टि से 7वें घर को देख रहे हैं तो भी वो परेशानी देंगे। उसके बाद दोस्तों लगन में, दसम में और पंचम में मैंने से शनिदेव को बताया, मंगल को भी मैंने बताने की कोशिश की कि लगन में या चौथे घर में या 7वें घर में या 8वें घर में मंगल बैठेंगे या 12वें घर में मंगल बैठेंगे तो उनकी 8वीं दृष्टि 7वें घर पे होगी तो भी मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। उसके बाद हम राहु केतु की जैसे बात कर रहे हैं, अगर राहु यहाँ होंगे तो 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, केतु यहाँ पे बैठे होंगे तो 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, और यहाँ पे केतु होंगे तो राहु यहाँ पे होंगे, और यहाँ पे राहु होंगे तो केतु यहाँ पे होंगे, इसलिए परेशानी बनेगी। दूसरा आ जाते हैं 11वें घर पे। यहाँ पे अगर अकेला राहु बैठा है तो भी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी तो भी वो डिस्टर्ब करेगा। केतु यहाँ बैठा है तो भी 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, वो भी मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, डिले भी कर सकते हैं। कई भाई बहनों की हमने शादियां देखी हैं, बहुत डिले होती हैं, 30 साल की उम्र हो जाती है लेकिन शादी नहीं हो पाती। दूसरा, तीसरे घर में राहु बैठेंगे अकेले तो भी मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। तीसरे घर में केतु देव होंगे, सप्तम भाव को देखेंगे तो भी डिस्टर्ब करेंगे। ये डिस्टर्ब शब्द मैं क्यों लगा रहा हूं दोस्तों कि ये डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि एक अकेला पापी ग्रह देखेगा तो मुझे लगता है वो कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा, हमें जन्म कुंडली देखते वक्त 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, भाव, भावपति और भावेश, जिसमें 7वें घर का मालिक इस जन्म कुंडली में तुला राशि में शुक्र बनते हैं। तो चलिए मेष लगन की मान लो जन्मपत्री है तो हमें इसके साथ साथ शुक्र को भी देखना पड़ेगा कि शुक्र सप्तम भाव से कहां पे गए। ठीक है, अगर शुक्र या कोई भी ग्रह, 7वें घर का मालिक कोई भी हो सकता है 7 ग्रहों में, तो उनमें 7 ग्रहों में शनिदेव भी हो सकते हैं, मंगल भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकते हैं, बुध भी हो सकते हैं, सूर्य भी हो सकते हैं और शनि भी हो सकते हैं। अगर 7वें घर का मालिक 6ठे घर में चला जाएगा तो भी एक समय ऐसा आता है कि पति पत्नी एक दूसरे को दुश्मन मान लेते हैं, या 6ठे घर का मालिक 7वें घर में आ जाएगा तभी ये भी एक समय ऐसा आता है कि पति पत्नी एक दूसरे को दुश्मन मान लेते हैं और कोर्ट कचहरी थाने में वो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। दूसरा, 7वें घर का मालिक 8वें घर में चला जाए
तो भी मृत्यु तुल्य कष्ट मिलते हैं। मृत्यु हो जाती है ऐसा कहीं लिखा नहीं है दोस्तों, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट मैंने बोला है कि इसलिए कि हर जगह हर चीज अप्रूवल नहीं होती। 7वें घर का मालिक 8वें घर में चला जाए या 8वें घर का मालिक 7वें घर में चला जाए तो यह भी बहुत खराब दोष माना गया है। इसमें भी पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, कोर्ट कचहरी थाना होता है, परेशानियों का सबब बनता है। इसके साथ साथ एक स्थिति और बताता हूं कि अगर 7वें घर का मालिक दोस्तों जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाए, जैसे मान लीजिए शुक्र इस घर के मालिक हैं और ये 12वें घर में चले गए लेकिन यहां उच्च के हो गए हैं, और ये किसी पापी ग्रह के साथ बैठ जाएं तो भी परेशानियों का सबब बनेगा। परेशानी होगी, आज नहीं तो कल होगी। या मान लीजिए 7वें घर के मालिक 10वें भाव में बैठे हैं, 9वें भाव में बैठे हैं, 11वें घर में बैठे हैं, लगन में बैठे हैं, तीसरे घर में बैठे हैं, दूसरे घर में बैठे हैं, और 7वें घर के मालिक के ऊपर किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भी परेशानी आएगी, 100% आएगी। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, एक ही पापी ग्रह से कुछ नहीं होता। हमें कम से कम 2-3 स्थिति जरूर देखनी पड़ती है जन्मपत्री में कि वो तलाक होगा या नहीं होगा। इसके साथ साथ पति पत्नी दोनों की जन्मपत्री मिलाने के बाद में, देखने के बाद में, गुण देखने के बात में ही फैसला करना पड़ता है कि तलाक होगा या शादीशुदा जीवन इनका चल जाएगा। इसीलिए कहते हैं गुण मिला के ही शादी करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि 7वें घर का मालिक किसी भी भाव में चला जाए और पापी ग्रह के साथ चला जाए, अस्त हो जाए, वक्री हो जाए तो समस्या आएगी। उसके साथ साथ स्त्री जातक की जन्म कुंडली में 7वें घर का मालिक और 7वें घर का भावेश उस घर के मालिक को, और भावकारक स्त्री जातक की कुंडली में भावकारक गुरु होते हैं। अगर गुरु भी किसी तरीके से जन्म पत्री में कहीं से पीड़ित हैं, किसी पापी ग्रह के साथ में बैठे हैं, अस्त हैं, निर्बल हैं या चांडाल दोष बना रहे हैं तो भी पति पत्नी में समस्या आएंगी। ठीक है। उसके साथ साथ हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि विवाह की वेदी तक लेके जाते हैं गुरु। मान लीजिए जन्मपत्री में गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है तो विवाह तो हो जाएगा दोस्तों, और मान लो शुक्र कमजोर है, शुक्र खराब है तो भी मैरिटल लाइफ में दिक्कत आएगी। शुक्र किसी पाप प्रभाव में है, या शुक्र के ऊपर पापी ग्रह की दृष्टि है, या शुक्र पापी ग्रहों से ग्रस्त है, या पाप कर्तरी दोष बन रहा है, जैसे मैंने दिखाने की कोशिश की है। 12वें घर में शुक्र और मंगल की युति, ये भी खराब है दोस्तों। मान लीजिए 11वें घर में कोई पापी ग्रह बैठा है और पहले घर में कोई पापी ग्रह बैठा है, और शुक्र अकेला भी अगर इस घर में आ जाता है या इस घर में आ जाता है या कहीं भी आ जाता है, और आगे पीछे कहीं भी 2 पापी ग्रह बैठे हैं और बीच में शुक्रदेव फंस गए तो भी मैरिटल लाइफ में डिस्टर्ब होता है, परेशानी होती है। उसके साथ साथ दोस्तों एक पोजीशन हमें देखनी है, जैसे मैंने बताया कि भावेश और भावकारक ये पीड़ित हैं तो तलाक हो सकता है। उसके साथ साथ 7वें घर पे भी हमें दृष्टि दोबारा डालनी है कि 7वें घर में अगर इधर सूर्य बैठा है, इधर राहु बैठा है, इधर शनि बैठा है, इधर केतु बैठा है, या इधर मंगल बैठा है, या उसके साथ साथ ये घर खाली है और 6ठे घर में पापी ग्रह है और 7वें घर में पापी ग्रह है या 8वें घर में पापी ग्रह है तो भी मैरिटल लाइफ में परेशानी आ सकती है। मान लीजिए यहाँ के तीनों ही चीज चाहिए, सप्तम भाव कारक, सप्तम भाव का मालिक, ये सब सही होने के बाद भी 7वां घर पाप प्रभाव में है, इधर पापी ग्रह बैठा है कोई भी, इधर पापी ग्रह बैठा है तो भी इसको कहते हैं पाप कर्तरी दोष। कर्तरी दोष तो संस्कृत में कर्तरी बोलते कैंची को। कोई भी भाव जब कैंची की 2 धारों के बीच में आएगा तो उसके फल नष्ट हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा दोस्तों हमें यह भी देखना है कि जन्म कुंडली में गुण कितने मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं, जैसे मैं बताना चाहूंगा, आजकल फ्री के ऐप आ रहे हैं, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, बहुत दोस्तों के पास है। तो अगर उन फ्री के ऐपों में हम देख लेते हैं कि दोनों नाम मिला के, और हमने देखा कि गुण कितने मिल रहे हैं, खाली हमने देखा जी 25 गुण मिल गए या 30 गुण मिल गए या 18 गुण मिल गए और हमने शादी कर ली तो भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हमें किसी जातक या जातिका की कुंडली मिलानी है, ना कि गुण मिलाने। गुण मिलानी एक प्रतिक्रिया है, वो जरूरी है, लेकिन गुण मिलाने के साथ साथ हमें जन्म कुंडली भी मिलानी पड़ती है कि पति पत्नी का दोनों का स्वभाव कैसा रहेगा।
और आगे इनकी शादी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, संतान सुख कैसा है, या पारिवारिक सुख कैसा है, या खुद जातक जो है उसकी खुद की आयु कितनी है, या वो खुद बीमार तो नहीं रहेगा, जिंदगी में संघर्ष कितना है उसके जीवन में, सुख कितना है, इसके साथ साथ आमदनी कितनी है, ये भी हमें देखना पड़ता है। तो मैं सभी दोस्तों को ये बताना और समझाना चाहूंगा कि खाली जैसे मैंने बताया कि यहाँ 7वें घर में पापी ग्रह बैठे हैं या लगन में पापी ग्रह बैठे हैं, तो देख के डरना भी नहीं है। किसी अच्छे ज्योतिषी जी को या पंडित जी को जन्म पत्री दिखा के कुंडली मिला के तब शादी करें। लेकिन ऐसी स्थिति है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए और उन बच्चों की जन्म पत्री मिला के ही शादी करनी चाहिए। जैसे कि आजकल चलता आ रहा है कि हर दूसरे तीसरे घर में या हर 5वें 6ठे व्यक्ति के साथ लव मैरिज हो जाती है। तो लव मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लव मैरिज में भी जन्म पत्री मिला लें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो प्यार आदमी कोई कुंडली मिला के तो करता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा कि लव मैरिज अगर हो रही है तो जन्म पत्री का जरूर मिलाई जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो शादी के 6 महीने में भी ये दिक्कत आ सकती है, शादी के 50 साल बाद भी दिक्कत आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक चीज और बताना और समझाना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि 50 साल और 60 साल की उम्र में आदमी कहता है अपनी वाइफ को, जी मैं तो तलाक ले रहा हूं, जबकि उसके पोते भी हो चुके हैं या पोती हो चुकी हैं या वो खुद नाना नानी बन चुके हैं। ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा और मेरे पास भी कई जन्म पत्रियां मौजूद हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि शादी के 2-4 महीने बाद ही परेशानी आएगी, शादी के 50 साल के बाद भी आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, इन योगों की काट भी है जिसको समय काफी लग जाएगा, इसलिए मैं सभी दोस्तों के इन योगों में काट कैसे होती है उसका भी मैं अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि अगर ऐसी किसी भाई बहन की जन्म पत्री में योग हैं या दुर्योग हैं तो अगर उसकी काट हो रही है तो भी रिश्ता बच जाता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा अपने दोस्तों से कि जन्म पत्री मिला के, कुंडली मिला के तब शादी करें, और इस तरीके के कोई योग हैं तो किसी योग्य विद्वान को जन्म पत्रिका दिखाएं और समझें, और इस तरह के कोई परेशानियां किसी के वो है तो उसका समाधान शादी से पहले किया जाए। शादी के बाद दोस्तों कुछ नहीं होता, थाना कोर्ट कचहरी कंप्रोमाइज, इसके अलावा कुछ बचता नहीं जीवन में। ये रहा हमारे दोस्तों हमारी जन्म पत्री, आज के सब्जेक्ट का विश्लेषण। आप लोगों को कैसा लगा? मैं आप सभी भाई बहनों से पूछना और समझना चाहूँगा। मैं अपने दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे YouTube चैनल पे कमेंट्स करें और मुझे बताएं अगर यहाँ पे कोई आप लोगों को कोई गलती नज़र आती है या आप लोगों को और इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नज़र आ रहा है, तो मुझे बताने की कोशिश करें। दूसरा, कुछ बात अपने बारे में करना चाहेंगे कि मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल श्री महाकाल ज्योतिषी केंद्र का छोटा सा संस्थापक हूं, और किसी भाई बहन को जो जन्म पत्री दिखानी है, कुंडली मिलानी है, बनवानी है, किसी जातक या जातिका को कोई परेशानी है किसी भी तरह की, हम उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। फीस की जानकारी दोस्तों व्हाट्सएप और मोबाइल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। इसी के साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को, जिस पे मेरा मोबाइल नंबर चल रहा है 9810714364, इस पे आप कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं सभी दोस्तों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को एस्ट्रो कमल अग्रवाल जी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो और पीछे जो हमारे वीडियो बने हुए हैं उनसे ज्ञानवर्धक जानकारी मेरे दोस्तों को, मेरी माताओं को, बहनों को मिलती रहे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल दोस्तों, नमस्कार।